नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। बिहार के हिस्ट्री के रिवीजन के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक से बेस्ट है। इससे हमने मॉडर्न हिस्ट्री अब कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट है और आज एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ मैं। ओके, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। इसको ध्यान से करना और पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पर पूरी की पूरी मिल जाएगी, ज्योग्राफी का भी और मॉडर्न का भी, और मास्टर वीडियो भी उसका अपलोड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य स्रोत क्या है। तो ये सारे ही स्रोत होते हैं, भग्नावशेष और यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, सब कुछ, ये सब कुछ स्रोत होते हैं इतिहास के। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या हैं, तो ये सारे ही हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए कहाँ से, तो मौर्यकाल के अभिलेख सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं, तो पाटलिपुत्र में, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, लौरिया अरारेजा, सासाराम, सब जगह से मिले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं, मौर्यकाल के पाटलिपुत्र से सबसे कम मिलते हैं। वैसे इसमें दिया हुआ 2, 3, 4 एवं 5, पाटलिपुत्र नहीं दिया हुआ है। लौरिया अरारेजा, लौरिया नंदनगढ़, सासाराम और रामपुरवा से मिले हैं। सी आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र से कोई अभिलेख नहीं मिला है अशोक का। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सासाराम। वैसे सबसे सटीक आंसर तीसरा का अगर देखें तो डी होना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर अभिलेख देखें हम तो अभिलेख पाटलिपुत्र से नहीं मिला है, और यहाँ पर अभिलेख लिखा हुआ है ना। तो अभिलेख की जब भी बात आएगी तो पटना को काट देना उस आंसर में, इस चीज़ को ध्यान रखना। अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है प्राकृत। और इसके आंसर में कहीं पर मिस्टेक रहते हैं, तो आपको कहीं पर भी कुछ लगे तो आप कमेंट करना, मैं सुधार कर दूंगा उसमें। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है, देखो भाषा तो है प्राकृत, लिपि पूछा है तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, सी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं अभिलेख। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, तो पाटलिपुत्र से। स्थापत्य कला के साक्ष्य तो राजप्रसाद तो मिला है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पटना के समीप में, और राजगृह से, बराबर की पहाड़ी से, सब जगह से मिला है, तो डी आंसर हो जाएगा। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, गढ़वालों के आधिपत्य का, तो ये मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीन नुल उल्स एक मूल्यवान स्रोत है, तो ये स्रोत है तिरहुत के क्षेत्र में। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है, तो हेनसांग था, फाहियान, इत्सिंग, तीनों ही आया था। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, तो फ्रांसिया बर्नियर जो था वो बिहार नहीं आया था। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है, तो ये रचना है मिर्जा नाथन की। मीरतुल अहवाब किसकी रचना है, ये रचना है मुल्ला बहाबानी की। ओके, और ये इतिहास के स्रोत हैं। पहला टॉपिक है एंशिएंट में इतिहास के स्रोत होते हैं, उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा प्राग इतिहास। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत महत्वपूर्ण कौन सी है, तो ये है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली सोनपुर से, मनेर से, उपयुक्त सभी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, तो लौरिया अरारेजा चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, उपयुक्त सभी। बिहार के गया जिले के अवसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गया जिले से जो अभिलेख मिला है उससे। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्णक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार जो बांका है से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसके बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। देवपाल के मुंगेर अभिलेख देवपाल का है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख, महिपाल प्रथम का नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा चीज़ है, तो वो है अथर्ववेद है।
बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अगला है नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक एवं दिग्ग निकाय से जानकारी मिलती है किस चीज़ की? इससे जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्यों के बाद जो बिहार की स्थिति थी उसके बारे में। सी आंसर हो जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता का क्या नाम था? तो उनका नाम था कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये कनिंघम ने ही लगाया था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी किस चीज़ की? तो केसरिया स्तूप चंपारण की भी, लौरिया अररेजा का अशोक स्तंभ की भी खोज इन्होंने ही की थी और बसार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज इन्होंने ही की थी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। डी आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार से प्राप्त द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेर शाह का अभिलेख है जो 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो पहला मुगल शासक है अकबर। 1780 में संपूर्ण रूप से प्रांत घोषित कर दिया गया था। 1580 में बिहार को अकबर ने संपूर्ण रूप से मुगल प्रांत घोषित किया था। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो ये है दिग्ग निकाय। सियार उल मुतखैरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई इनकी रचना है सियार उल मुतखैरीन। यहाँ पर बुक का नाम गलत लिखा हुआ है। रियाज उस सलातीन, तारीख़ शेर शाही, वाक़ियात मुस्ताकी, अफसानाए सहाँ और बसानीन तुल उन्स। अब इधर रचनाकार पूछा है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका आंसर दिया हुआ है बी, यानी कि 1 का 2 रियाज उलातीन लिखा है गुलाम हुसैन सलीम ने। उसके बाद से तारीख़ शेर शाही लिखी है अब्बास, क्या लिखा हुआ अब्बास के बाद? सावरनी ने। ओके। उसके बाद से वाक़ियात मुस्ताकी लिखा है रिजुकुल्लाह ने। उसके बाद से अफसानाए सहाँ लिखा है शेख कबीर ने और बसातीन नुल उन्स लिखा है इख्तिसान देहलवी ने। अगला है मुल्ला बहबानी यात्री थे, ये यात्री थे ईरान के। सीधा सीधा बीपीएससी आपसे पूछ सकता है, कठिन क्वेश्चन बनाना होगा तो। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत क्या है? तो ये सारे ही स्रोत हैं। फ्रांसीसी बुकनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेट भी स्रोत हैं और भी बहुत सारे स्रोत हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन मूल रूप से पॉलिटिकल साइंस की बुक है। अपसठ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किस चीज़ का? तो इसके रामायण की कथा अंकित है, गया से जो मिला है वहाँ पर। ओके। प्राचीन बिहार शुरू हो गया अब यहाँ से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ है अनुमानतः कब से? तो 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ? कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये 3 कुल्हाड़ी के फलक भी प्राप्त हुए हैं, मृदभांड भी प्राप्त हुआ है, चाकू एवं खुरपी भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये हैं पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है मुंगेर से, मध्यवर्ती प्रस्तर युग। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से नवप्रस्तर, नवपाषाणकालीन जिसको बोलते हैं, नवपाषाणकालीन वहाँ उसके प्राप्त हुए हैं। चेचर वैशाली में है और चिरांद सारण में है। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के बाद के। तो ये मिले हैं चिरांद से, चेचर से और सोनपुर या मनेर से। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐतिहासिक काल का आरंभ बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो उत्तर वैदिक, यहाँ पर लिख दिया है उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत का ये भाग है। सबसे पहले आर्य यहाँ पर आए थे, इधर जब आए हैं ना तब उस समय उत्तर वैदिक काल चल रहा था, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद से लेकर 600 ईसा पूर्व तक में आए हैं यहाँ पर।
बिहार से ही पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था कौन सा चीज़? तो लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग से जंगल काटना आसान हुआ। रित रित क्या लिखा हुआ है? श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? श्रुति और किंवदंती के अनुसार तो मगध, विदेह, अंग एवं लिच्छवी ये सारे ही थे। सी आंसर हो जाएगा। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का स्थान का साक्ष्य मिलता है? वेद के किस ग्रंथ में मिलता है ये चीज़? तो ये मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण में। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल बना हुआ था? तो ये राज्य था मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था विदेह। यहाँ के राजा जनक दार्शनिक कहलाते थे। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये किया गया है मगध के राज्यों के लिए। मगध के निवासियों को व्रात्य कहा जाता था, जिनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये राज्य था विदेह। अगला है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये मिलती है हमें शतपथ ब्राह्मण में। महाजनपद लिखा हुआ है अगला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में थे? तो 3 थे। कौन कौन से? अंग था, मगध थे और लिच्छवी का प्रदेश था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ की अगर बात करें तो भगवती सूत्र। निम्न से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो यह है वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ये था भागलपुर या मुंगेर के क्षेत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये सम्मिलित थे मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिवज राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध और अंग जनपद को। ये नदी है चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये वज्जी था। वज्जी संघ जिसको कहा जाता है। इसमें 8 छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बने हुए थे। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इसमें चेदी शामिल नहीं थे। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भाग में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? गणतंत्र था वज्जियों में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? ये थी वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी थी गिरिवज राजगिरी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन सा था? तो ये था अंग। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो ये पावापुरी मल्लों की गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। जैन धर्म पे पहुंच गए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किस कुल से? तो वज्जी संघ से ही इनका संबंध था। सी आंसर हो जाएगा, वज्जी संघ। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी कहाँ की? तो ये लिच्छवियों की राजकुमारी थी। लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तो पावापुरी में ही अपना अंतिम उपदेश दिया था, नालंदा जिला में। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी कहाँ पर? तो ये हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। क्या कार्य हुआ था उसमें? जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो रह गए शहरों में उसको श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? तो वो दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूजी की जन्मस्थली कौन सी है? तो ये है चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृहत्यागी के उपरांत सर्वप्रथम गए थे कहाँ पर? तो सर्वप्रथम सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कलाम जी के आश्रम चले गए थे।
सांख्य दर्शन के ये अलार कलाम ऋषि जो थे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम बुद्ध को कहाँ पर कांडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? उरुवेला बोध गया में उनको 5 ब्राह्मण मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति में क्या सब हुआ था ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन भी हुआ था। सुत्त पिटक विनय पिटक पहले में, दूसरे में महासंघिक में डिवीजन हो गया, तीसरे में अभिधम पिटक का संकलन हुआ है। तीसरे का अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। निम्न से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो बोध गया, राजगीर, वैशाली तीनों सही रहा है, डी आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी कौन सा चीज़? तो बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, ये तीनों के कारण पाटलिपुत्र का विनाश होगा, ये उन्होंने पहले ही बोला था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो ए नालंदा में जन्म हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्थान है अगला। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध के शासकों को दिया जाता है साम्राज्यवाद का श्रेय। सबको हथिया लेते थे। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो गिरिवज राजगृह थी। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? उस समय था बृहदत्त वंश, जिसमें कंस जरासंध वगैरह हुए थे, उसी में बृहदत्त वंश आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त या जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार को माना जाता है 544 ईसा पूर्व से। बिंबिसार आजाद शत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक व आजाद शत्रु को कुनिक किसका संज्ञा दी जाती है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है इसको। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कोसला देवी, चेलना और खेमा तीनों से ही विवाह किया था। विवाह उसकी नीति के हिस्सा था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग का राज्य जीत लिया था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो ये था अजातशत्रु। पहला बिंबिसार था, दूसरा अजातशत्रु। अगला है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? ये की थी अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध की चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? ये थी वैशाली की। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो जब लिच्छवियों के साथ ये युद्ध करने गया था तो इस हथियार का उपयोग किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो हर्यक वंश के तीसरा शासक था उदयन। उदयभद्र भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये था उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की शासन स्थापित हुआ था? शिशुनाग वंश की शासन स्थापित हो गया था, शिशुनाग। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो ये कौन सा शासक था? ये था शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो ये शासक था कालाशोक, काकवर्ण भी जिसको कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक के समय। पहला अजातशत्रु और तीसरा अशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। पहला का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सबकमीर ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद था, महापदम नंद। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र व एकराट कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। ये किया गया था महापद्म नंद के द्वारा। निम्न से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था धनानंद उस समय शासक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी इसका आंसर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी तो उसके समकालीन ही था, सिकंदर महान के समकालीन। वैसे मगध का राजा पूछा होता तो सिर्फ और सिर्फ धनानंद हो जाता। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इस राजा का नाम था उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बस गया? तो ये किया था ये वैशाली के वज्जियों के एक आक्रमण से बचने के लिए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। मौर्य समाज की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में स्थापना हुई थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? ये शासक था सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भीषण अकाल पड़ा था, ये दक्षिण भारत चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसने यूनानियों से भारत को मुक्ति दिलाई थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है अर्थशास्त्र की बुक है, और इंडिका भी है, दोनों ही हैं। यहाँ पर दोनों ही होना चाहिए। वैसे इंडिका मारा है इसका आंसर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो मौर्यों ने शासक किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौटिल्य। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है हमें। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो बिंदुसार शासक बना था। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगली वत्स रहता था? तो ये बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार खुद आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख संख्या 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय शासक था कौन? तो अशोक था। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये किया था अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने धम्म नीति की घोषणा कर दी थी? तो कलिंग का युद्ध ही था। अशोक का धम्म था क्या? नैतिक आचार संहिता को ही अशोक का धम्म कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित था? तो ये स्थित था पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो उसने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं तो रुमनदेही। बाकी लौरिया अररेजा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा तीनों बिहार से ही मिले हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो पूर्वी प्रदेश जो था उसका राजधानी था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो ये लकड़ी का बना हुआ था, राजप्रसाद उसका। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ पर? तो कुम्हरार पटना में है। अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? ये कहा था एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान ने उसको देखकर ये चीज़ बोला था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ये शासक है अशोक।
सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपर और कर्ण चोपर, इन सब का निर्माण करवाया। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था किसने? तो दशरथ ने करवाया था, गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी पर। और बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने। मौर्यकालीन चमार ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई हैं, तो ये प्राप्त हुई हैं दीदारगंज पटना से। बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकरों की मूर्ति प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया है किसने? तो मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानियसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो उस समय शासक था बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो ये स्ट्रैबो ने बताया। यूनानी दूत डोमिल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था यूनानी दूत। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा स्तंभ है? तो वह है भाब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो आजीविकों का आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मेगास्थनीज का, इंडिका में लिखा उसने। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सारे ही सही हैं। यह केंद्रीकृत था, प्रशासन तंत्र कठोर था, करों का बोझ अधिक था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, विदेशों से संबंध स्थापित किए, प्रजाहित के लिए काम करता था, सारे ही सही हैं। देवनामप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने को जाना? तो और ये था अशोक, सम्राट अशोक हैं, अशोक महान। धम्म महामात्य के कार्य क्या थे? इनके कार्य थे धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय बताना, सारे ही। मौर्यकालीन प्रशासक में राजुक कौन था? तो राजुक होता था न्यायिक अधिकारी। इन उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। तो रज्जुक जो होते थे वो जिले लेवल का अधिकारी होते थे, जो लिपिक वगैरह का काम वगैरह करते थे। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तीनों का ही दिया हुआ है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण कौन सा चीज़ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं, ये तीनों ही हो जाएगा। ओके। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है तो तीनों ही अभिलेख से मिलती है। 7वें शिलालेख, 12 शिलालेख और द्वितीय स्तंभलेख सबसे। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये अभिलेख है 9वां शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 59 का आर्थिक संकट शामिल नहीं था। मौर्योत्तर बिहार को अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच।